हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 16 जून या 16 जून के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को तैयार किया है। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध है 125 के साथ में, उसी प्रकार से संख्या 8 का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 5 से यहां पर 125 किस प्रकार से बना है। तो मेरे भाई यहां पर 5 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है क्यूब। यदि हम 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 60 के अंदर है और 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 5 की तरह इस 8 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। और ध्यान से देखिए संख्या 512 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पीतल, कांसा और मिश्र धातु, इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और देखिए आपके एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद में उन सभी शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन है। जैसे यहां पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पीतल और कांसा के बीच में। क्या पीतल और कांसा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, पीतल और कांसा इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो आंसर है पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो मेरे भाई पीतल एक प्रकार का क्या होता है, मिश्र धातु होता
होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, कांसा और मिश्र धातु के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या कांसा और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, कांसा और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई कांसा भी एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। अब यहां पर इतना आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम तैयार करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, आपको पता चला कि जो पीतल और कांसा है ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और आपको एक चीज और पता चली कि पीतल क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है, और कांसा भी क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है। यानी कि इन तीनों शब्दों में से कॉमन शब्द है मिश्र धातु। तो यहां पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, मिश्र धातु के लिए। उसके बाद में देखिए पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो पीतल का आरेख आ जाएगा किसके अंदर, मिश्र धातु के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या बच गया, कांसा बच गया। कांसा भी क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो मेरे भाई कांसा का आरेख भी आ जाएगा किसके अंदर, मिश्र धातु के अंदर है। और ध्यान से देखिए पीतल और कांसा दोनों क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि पीतल, कांसा और मिश्र धातु इन तीनों शब्दों का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है? तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीरीज को ध्यानपूर्वक देखना है और यह पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है और सीरीज घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 210 है, उसके बाद में 195, 195 के बाद में 175 है, 175 के बाद में 150 है, 150 के बाद में 120 है और 120 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ये सीरीज कंटिन्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए ये सीरीज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि फर्स्ट में दिया गया है 210 है, उसके बाद में हमें दिया गया है 195। तो 210 से 195 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 210 में से क्या कर दें, -15 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 195। फिर देखिए 195 के बाद में दिया गया है 175 है, तो 195 से 175 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 195 से क्या कर दें, -20 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 175 है। फिर देखिए 175 से कितना बन रहा है, 150 है, तो 175 से 150 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 175 में से क्या कर दें, -25 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 150 है। फिर देखिए 150 के आगे दिया गया है 120 है, तो 150 से 120 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 150 में से क्या कर दें, -30 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 120 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 120 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, -15, उसके बाद में क्या हुआ, -20, उसके बाद में क्या हुआ, -25, उसके बाद में क्या हुआ, -30, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है। देखिए -15, -20, -25, -30, यानी कि सभी में क्या है, 5-5 का अंतर है। तो यहां पर देखिए यहां पर है 15, 15 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 20, 20 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 25, 25 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 30। अब 30 से अगली संख्या ज्ञात करना
करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 के अंदर भी +5 कर देंगे, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 हो जाएगा। यानी कि 30 के बाद में यहां पर संख्या माइनस होगी 35। यानी कि यदि हम क्या करें, 120 में से -35 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, हम क्या कर देंगे, 120 में से -35 कर देंगे, तो 120 में से -35 कर देंगे तो यहां पर संख्या बचेगी 85। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 85। अब हमें देखना है कि संख्या 85 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 85 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर FDA को MKH कैसे लिखा गया है, या फिर FDA इन सभी अल्फाबेट लेटर से यहां पर MKH कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से फिर हम यहां पर बताएंगे कि QOL से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर या कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए F आता है 6 नंबर पर है, उसके बाद में डी आता है 4 नंबर पर है, डी के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से आगे अल्फाबेट लेटर हैं इनका नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई एम है, एम आता है 13 नंबर पर है, एम के बाद में के आता है 11 नंबर पर है, के बाद में एच आता है 8 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 से कितना बन रहा है 13, तो 6 से 13 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 6 और 7 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से कितना बन रहा है 11, तो 4 से 11 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 4 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 4 और 7 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए इसी प्रकार से यहां पर 1 से कितना बन रहा है 8, तो 1 से 8 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 1 के अंदर भी क्या कर दें +7 कर दें तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8।
यानी कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यानी कि हमारे सामने ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी के अंदर +7 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और जो भी अल्फाबेट लेटर का नंबर आएगा उस सभी के अंदर +7 करके आने वाले यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह वाले अल्फाबेट लेटर को हमें ज्ञात करेंगे। कैसे, तो वो देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहला लेटर है क्यू। तो यहां पर देखिए, एक बार इनको हटा देते हैं। अब देखिए क्यू है तो क्यू कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई क्यू आता है 17 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 17। उसी प्रकार से आगे क्या है, ओ आता है 15 नंबर पर है, फिर क्या है एल आता है 12 नंबर पर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो क्यू से चलेंगे, तो मेरे भाई क्यू आता है 17 नंबर पर है, 17 के अंदर +7 कर देंगे तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो मेरे भाई 24 नंबर पर लेटर आता है एक्स, तो यहां पर हम भर देंगे एक्स। उसी प्रकार से यहां पर क्या है, क्यू के बाद में ओ आता है 15 नंबर पर, अब 15 से अगला लेटर ज्ञात करेंगे, तो 15 नंबर पर ओ आता है 15 नंबर पर, 15 के अंदर भी क्या कर देंगे, +7 कर देंगे, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 22 हो जाएगा। 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी, तो यहां पर हम भर देंगे वी। इसी प्रकार से यहां पर देखिए आगे क्या है, एल आता है 12 नंबर पर, अब एल से भी क्या करेंगे, लेटर ज्ञात करेंगे अगला, तो एल आता है 12 नंबर पर, 12 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +7 कर देंगे, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 12 और 7 हो जाएगा 19। 19 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एस, तो यहां पर हम भर देंगे एस। ठीक है, यानी कि QOL इन सभी से यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर आएंगे कौन सा, XVS। अब हमें देखना है कि XVS ये सभी अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में हैं, तो हाँ सर XVS ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पहली आकृति में यहां पर पता करना है कि यहां पर संख्या 13 कैसे आई है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर इस दूसरी आकृति में पता करना है कि यहां पर संख्या 18 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से इस पहली आकृति में यहां पर संख्या 13 और दूसरी आकृति में यहां पर संख्या 18 जिस प्रकार से आई है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर इस पहली आकृति में यहां पर संख्या 13 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि हम 2 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर देखिए संख्या बन जाएगी 2 चौक 8। ठीक है, और मेरे भाई इस तीसरी संख्या को क्या किया गया है, इस 8 के अंदर जोड़ा गया है। यदि हम 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13। और ध्यान से देखिए 13 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि इस दूसरी आकृति में यहां पर संख्या 18 इसी प्रकार से आई है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 4 तिये हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, और मेरे भाई इस 12 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या को जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए 12 के अंदर 6 को जोड़ देंगे तो 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18। और ध्यान से देखिए 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी आकृति के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 9 को गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 9 चौक
36। ठीक है, और इस 36 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई 36 के अंदर 3 को ऐड कर देंगे तो 36 और 3 मिलकर बन जाएगा 39। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 39। और ध्यान से देखिए 39 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक प्रयोग हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक प्रयोग हुई थी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम धातु को, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम धातु को, ऑप्शन सी है पोटेशियम धातु को, और ऑप्शन डी है प्लेटिनम धातु को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किस प्रकार बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए हथौड़े से पीट करें, ऑप्शन बी है गर्म करके, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय बनाया जा सकता है। कैसे मेरे भाई, देखिए हथौड़े से पीटकर भी उसको विचुंबकीय बनाया जा सकता है, और उस पदार्थ को गर्म करके भी विचुंबकीय बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने लोकप्रिय बनाया था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और यदि आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं
तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह मेरे भाई 9:15 पर बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट होता है। तो जो भी अभ्यर्थी ये फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस अम्ल का उपयोग बैटरियों में होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल का और ऑप्शन डी है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरियों में होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है केरल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर को, ऑप्शन बी है अजमेर को, ऑप्शन सी है भरतपुर को और ऑप्शन डी है कोटा को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य से, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य से और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ई लाडली योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिमलम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम राज्य का, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य का, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य का और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सिमलम नृत्य मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस का, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस का, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन गैस का और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस जिसको हम बोलते हैं उसका अवशोषण करते हैं। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हॉकी खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हॉकी खेल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए तात्या टोपे ने, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन सी है वीर सावरकर ने और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस प्रक्रिया में CO2 गैस छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया में CO2 गैस छोड़ी जाती है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर RRB NTPC CBT1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके RRB NTPC CBT1 एग्जाम 2025 के लिए GK GS मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे GK GS कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1764 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1765 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1775 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1782 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इलाहाबाद संधि हुई थी वर्ष 1765 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।